नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये डॉक्टर दिलीप शाक्य की किताब सिनेमा का माया दर्पण का एक हिस्सा और सिनेमा में साड़ी का किस्सा है। दादा साहब फाल्के निर्मित भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में फिल्म की नायिका तारामती का परिधान साड़ी है। किंतु ये एक दिलचस्प तथ्य है कि पत्रिका इंद्रप्रकाश के मई 1912 के अंक में विज्ञापन देने के बाद भी फिल्म की नायिका नहीं मिली। तो फिर ये साड़ी एक पुरुष अभिनेता अन्ना साल्नुके ने पहनी, जो एक होटल में बावर्ची थे। फिल्म के निर्देशक फाल्के की ही तरह तारामती का अभिनय करने वाले साल्नुके महाराष्ट्रियन थे और उन्होंने जो साड़ी फिल्म में पहनी वो भी महाराष्ट्रियन थी। महाराष्ट्रियन साड़ी आज के दौर की अभिनेत्रियों ने भी पहनी है, किंतु फाल्के की फिल्म में वो नायिका का परिधान था, जबकि आज की फिल्मों में अधिकतर उसे आइटम सॉन्ग सीक्वेंसेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। यूं तो राज कपूर की फिल्म बॉबी के गीत झूठ बोले कौवा काटे की महाराष्ट्रियन साड़ी में डिंपल कपाड़िया ने शानदार डांस किया है, लेकिन 1990 की फिल्म सैलाब के गीत हमको आजकल है इंतजार में माधुरी दीक्षित ने जिस उत्तेजना और सौम्यता के साथ साड़ी डांस किया था, वो आज के दौर की फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली वाले कैटरीना डांस को बहुत पीछे छोड़ देता है। यूं देखा जाए तो हिंदी के मुख्य धारा सिनेमा में ज्यादातर साड़ियां उत्तर भारतीय पैटर्न की ही रही हैं। ऐसा शायद इसलिए रहा कि 90 के दशक के उत्तरार्ध तक हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा बाजार उत्तर भारत के गांवों, कस्बों और शहरों से बनता था। मधुबाला, वैजंतीमाला, नूतन, आशा पारेख, नंदा और मुमताज जैसी अभिनेत्रियों ने 60 और 70 के दशक में साड़ी की लोकप्रियता को बहुत रौनक बख्शी। 80 के दशक में रेखा, श्रीदेवी, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल के स्त्री चरित्रों ने साड़ी को मध्यवर्गीय स्त्री के परिधान के रूप में पेश किया। 90 के दशक में दृश्य बदलता है और स्त्री चरित्रों के परिधानों में जीन्स, टॉप और स्कर्ट का अनुपात बढ़ने लगता है। फिर भी माधुरी दीक्षित उस दौर की शायद एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो हम आपके हैं कौन फिल्म की रिलीज के बाद एक मुकम्मल साड़ी बिंब में बदल चुकी थी। छोटे शहरों के वस्त्र विक्रेताओं की दुकानों पर आज भी इन अभिनेत्रियों के साड़ी चित्र देखने को मिलेंगे। 90 के दशक के उत्तरार्ध में शाहरुख और काजोल अभिनीत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से फिल्म उद्योग में ओवरसीज सिनेमा का नया बाजार खुला और फिल्मों के विषय छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर दिल्ली, मुंबई, यूरोप, अमेरिका के दर्शकों की रुचि अरुचि को ध्यान में रखकर तय होने लगे। और आजकल तो फिल्मों में गांवों और कस्बों के दृश्य केवल सैर सपाटे के लिए रह गए हैं। वे फिल्मों की आंतरिक संरचना का हिस्सा नहीं है और यही वजह है कि हाशिए के समाजों में जी रहा दर्शक इस नए ढंग के फिल्म संस्कृति से खुद को अलग थलग महसूस करता है। इतिहास की तरफ देखें तो भारतीय समाज में साड़ी का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभ से ही रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों में जिस धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है, उसके वक्ष पर साड़ी के जैसा ही कोई वस्त्र लिपटा दिखाई देता है। कालांतर में बौद्धकालीन समाज में स्त्रियों द्वारा धारण किए जाने वाले सात्विका नाम के परिधान का उल्लेख मिलता है। सात्विका एक प्राकृत भाषा का शब्द है जो बिगड़ते बिगड़ते पहले साती हुआ और फिर साड़ी हो गया। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में जिस वस्त्र का उल्लेख है उसे साड़ी के रूप में ही देखा गया है। पुराणकालीन विवरणों में भी विभिन्न देवियों और देवपत्नियों का परिधान साड़ी ही है। इस प्रकार साड़ी प्रायः भारतीय नारी को एक संस्कृति प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती रही है। प्रसिद्ध श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में भी शायद साड़ी वाली स्त्री का ही आशय है। अंग्रेजी आधुनिकता और भारतीय नवजागरण के दौर में नारी के इस सांस्कृतिक प्रतीक पर अतिशय बल दिया गया था, जिसकी खिलाफत भी उस दौर की अनेक स्त्री चिंतकों और पुरुष विचारकों ने की थी। बाद के वक्तों में कई भारतीय सिने निर्देशक भी इन विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्मों में स्त्री अभिनेताओं को केंद्रीय महत्व देना आरंभ किया। अभिनेता के बरक्स अभिनेत्री शब्द अस्तित्व में आया और नायक के बरक्स नायिका। विमल रॉय ने एक ओर सुजाता जैसी अछूत स्त्री नायिका के प्रेम की कहानी कही तो दूसरी ओर देवदास के जरिए
बंगाली भद्रलोक में पारो और चंद्रमुखी के चरित्र को नायकत्व प्रदान किया गया। विमल राय ने स्त्री के चरित्र को जिस सामाजिक परिवर्तन के बहाव में देखा था, उसे राज कपूर ने एक नई परंपरा का वाहक बना दिया। राज कपूर की फिल्मों के प्लॉट तो सामाजिक होते थे, किंतु उसमें नायिका की छवि से प्रायः रोमांस जनरेट करने का ही काम किया गया। फिल्म में स्त्री नायिका भी होती थी और उसकी उपस्थिति भी केंद्रीय होती थी, किंतु राज कपूर ने स्टीयरिंग व्हील सदैव नायक के हाथों में रखा। उनकी फिल्में देखते हुए चित्रकार राजा रवि वर्मा की याद आती है, जिनके स्त्री बिंब देखने में अत्यंत संस्कारी लगते हैं, लेकिन उनके भीतर से एक प्रकार की कामुक मांसलता झलकती है। राज कपूर की फिल्मों की नायिकाएं भी प्रायः ऐसी ही हैं। ऐसा लगता है कि राज कपूर में साड़ी के प्रति एक प्रकार का ऑब्सेशन था। यह ऑब्सेशन इस हद तक था कि फिल्म संगम में तो वैजंती माला को हर दृश्य में एक नए काट की सफेद साड़ी पहनाई गई। साड़ी को उन्होंने एक ऐसे सांस्कृतिक आवरण के रूप में पहनाया जिसमें स्त्री की अस्मिता, कामुकता और इंद्रियता का मिला जुला जो रूप है वो पूरे तेज के साथ दर्शकों के समक्ष प्रतिबिंबित होता रहे। इसी फिल्म में एक गाना है, क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। इस गाने में फिल्म की नायिका ने एक विदेशी होटल में भारतीय साड़ी के रूपक में छुपे अनेक पाश्चात्य परिधान पहनकर नायक का मनोरंजन किया है, जो उस दौर के प्रतिसत्तात्मक पुरुष की स्त्री कामना का परिचायक है। इस प्रकार फिल्म मेरा नाम जोकर में अभिनेत्री पद्मिनी रामचंद्रनी पर फिल्माया गाना मोरे अंग लग जा बालमा भारतीय स्त्री देह का कामोद्दीपक एवं कलात्मक प्रस्तुतिकरण है। उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी एक ऐसी स्त्री नायिका की कथा है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, किंतु राज कपूर चेहरे के समस्त सौंदर्य को जीनत अमान की देह दृष्टि में उतार देते हैं और दर्शक को बांधे रखने में कामयाब लगते हैं। राम तेरी गंगा मैली में सिर्फ एक झीनी सफेद साड़ी में नायिका मंदाकिनी पर फिल्माया वर्षा दृश्य तो किसी न्यूड पेंटिंग सा ही है। राज कपूर की फिल्में जहां एक प्रकार की मध्यवर्गीय स्त्री छवि की रचना कर रही थीं, वहीं उसी दौर के निर्देशक महबूब खान ने मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाई जिसकी साड़ी उस स्त्री बिंब की कथा कहती है, जिसमें एक किसान स्त्री अपने अदम्य जिजीविषा, अपने आत्मसंघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी चेतना को स्थापित करती है। राज कपूर और महबूब खान के समानांतर एक और सिनेमा था जिसे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मणिकौल, श्याम बेनेगल और बासु भट्टाचार्य जैसे प्रतिभाशाली निर्देशकों ने बेहद कठिन जीवन स्थितियों के बीच विकसित किया। इन निर्देशकों ने शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल आदि के रूप में एक अलग समाज और समुदाय की स्त्रियों को नायिकाओं के रूप में पेश किया, जो मामूली साड़ियां पहने हैं किंतु जिन्हें फिल्म में एक ताकतवर यथार्थवादी स्त्री बिंब के रूप में उभरता हुआ दिखाया गया है। पिछले 10-15 सालों में अनेक ऐसी फिल्में आईं जिनमें इन फिल्मकारों के स्त्री सरोकारों को फिर से प्रस्तुत करने की कोशिशें की जा रही हैं। एकदम नए निर्देशक सौमिक सेन की फिल्म गुलाब गैंग एक ऐसा ही कारनामा है जिसे आज के मेट्रोपोलिस दौर में सिर्फ एक गुलाबी साड़ी के सहारे संभव किया गया है। गुलाबी गैंग की गुलाबी साड़ी नए समाज में स्त्री के प्रतिरोध का जिंदा प्रतीक है। माधुरी दीक्षित अभिनीत इस फिल्म को देखकर प्रकाश झा की मृत्युदंड का वो दृश्य बरबस याद हो आता है, जिसमें साड़ी पहने माधुरी दीक्षित के हाथों में गुलाब नहीं बंदूक है। वस्तुतः ये दृश्य मदर इंडिया के अंतिम दृश्य में बंदूक फायर करती नायिका नरगिस की स्त्री छवि का ही एक तरीके से उसी स्त्री छवि का छायानुवाद है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।